नमस्कार। देखिए, लास्ट क्लास में हमारी जो बात हुई थी वो हुई थी आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है डिमांड। ठीक है, इसको बहुत तसल्ली से पढ़ने वाले हैं। बुक्स में कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, तो इसको बहुत तसल्ली से पढ़ें। सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि डिमांड होती है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है कि दोज यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी अ कमोडिटी which a consumer is ready to buy. Consumer is ready to buy in a particular period of time. Of time on given price. ठीक है, दी हुई प्राइस पर, जो भी प्राइस मार्केट में प्रिवेल करती है, उस प्राइस पर एक सर्टेन टाइम पीरियड में कंज्यूमर जो भी खरीदने के लिए तैयार होता है उसको हम डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्राइस उसको पता है और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में वो परचेसिंग। बात समझ में आ रही है? तो डिमांड इज बेसिकली रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है क्वांटिटी डिमांड। डिमांड तो बेसिकली वट एवर यू आर रेडी टू बाय एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑन गिवन प्राइस, दैट इज क्वांटिटी डिमांड। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांड के अंदर जो डिफरेंस होता है वो टाइम पीरियड का। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर जो आप खरीदने के लिए तैयार हैं वो क्वांटिटी डिमांड है, और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो आप खरीदने के लिए तैयार है गिवन प्राइस पर, वो डिमांड। तो बेसिकली इसको अपन क्या कह सकते हैं, दोज यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ टाइम। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई, क्वांटिटी डिमांड और डिमांड। Quantity demand means those units of a commodity which a consumer is ready to buy at a particular point of time on given price and on given price. And demand means those units of a commodity which a consumer is ready to buy in a particular period of time on given price. So there is a time difference between demand and quantity demand. हाँ, और भी differences होते हैं कि जो quantity demand है that is mainly affected by price, and in a period of time the demand of consumer is affected by the lots of factors, वो हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई साहब ये डिमांड होती कितने। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिमांड, वन इज प्राइस डिमांड। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्राइस डिमांड। व्हेन डिमांड ऑफ अ commodity is affected by sorry, is affected by price of commodity, then it is called price demand. Okay, then it will be called price demand.
एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने के लिए, साहब 1 किलो सब्जी लेके आनी है, मैंने कहा भाई 30 रुपए किलो होगी, अगले ने कहा भाई साहब 30 रुपए की 1 किलो, 40 रुपए की 2 किलो, तो मैं क्या करूंगा, मैं 40 रुपए की 2 किलो खरीद के लाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, सस्ती पड़ रही। तो ये जो डिमांड मेरी बढ़ी है किसकी वजह से बढ़ी, प्राइस की वजह से, ये किससे अफेक्टेड हुई, प्राइस से। तो इस तरह की डिमांड क्या कहलाएगी, प्राइस डिमांड कहलाएगी, ठीक है। सेकंड वन इज income demand. When demand of a commodity is affected by change in income of the consumer. It will be called income demand. क्या है? जब किसी कमोडिटी की डिमांड कंज्यूमर की इनकम के चेंज से अफेक्टेड होने लग जाए तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फिर इनकम डिमांड बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि भाई किसी आदमी का प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी बढ़ गई, तो भाई साहब उसकी लुगाई जान खा लेगी, 32 इंची का टीवी है, छोटा पड़ रहा है, अब तुम बड़ा 45 इंची का लेके आओ, टू व्हीलर पे क्या धक्के खा रहे हो, कार खरीदेंगे अपने, ठीक है। तो ये जो डिमांड बढ़ रही है ये किसकी वजह से बढ़ रही है, ये बढ़ रही है इनकम के चेंज के कारण। तो इस तरह की डिमांड क्या कहलाती है, इनकम डिमांड कहलाती है, ठीक है। थर्ड वन इज क्रॉस डिमांड। थर्ड वन इज क्रॉस डिमांड, ठीक है। जब एक कमोडिटी की डिमांड दूसरी कमोडिटी की प्राइस से अफेक्टेड हो तो उसको बोलते हैं अपन क्रॉस डिमांड, ठीक है। व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी is affected by rise of other commodity, then it is called क्रॉस, ठीक है। एक कमोडिटी की डिमांड दूसरी कमोडिटी की प्राइस से अफेक्ट होना शुरू हो जाए तो उसको अपन क्रॉस डिमांड कहते हैं। अब ये क्रॉस डिमांड जो होती है वो बेसिकली दो तरह की गुड्स, आइदर इट विल अकर इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और इट विल अकर इन सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, कि आइदर इट विल अकर इन आइदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और it will occur in substitute, फाइन। तो दो तरह की गुड्स में ही होती है। अब बात ये आती है कि यार कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट क्या बीमारी आ गई। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स बेसिकली विच आर यूज्ड साइमल्टेनियस, one commodity cannot be used without other commodity, then these goods are complementary goods. For example, car with petrol, car and petrol both are complementary goods because there is no use of car without any petrol or fuel. We can say socks and shoes, pant or shirt, or we can say t-shirt and pant. These all are complementary goods which are used together, okay. And the substitute goods are those which can be replaced with each, just like the tea can be replaced with coffee, okay, Pepsi can be replaced with Coke. There are certain leather shoes can be replaced with sports shoes, shirt can be replaced with t-shirt. So these type of goods are
substitute goods. So basically cross demand will just occur in either complementary goods or it will occur in substitute goods. Is it clear to all of you? Now the next thing, we move on to determinants of demand. Okay. The first determinant of demand is price. Demand. Okay. Price of. So the first determinant of demand is price, and generally the price of commodity will have negative relationship with the level of demand. If price is high, demand will be low, and if price will be low, demand will be high. Simple सी बात. Okay. Now the second thing in which determines demand is income of the consumer. Income of the consumer. Okay. Now, income of the consumer will also affect demand. This effect can be explained in two types of goods. First, normal goods. In normal goods, income and demand will have positive relation. As your income will increase, your demand will increase, and vice versa. If your income will decrease, your demand will also decrease. Okay. But there are certain goods which are called inferior goods. Inferior goods. So in inferior goods, income and demand will have negative relation. It means if your income will increase, your demand will decrease, and if your income will decrease, your demand will increase. There are two types of goods which will have different effect of change in income on demand of the consumer. Normal goods will have positive relation. In normal goods, there is a positive relationship between income and demand of the commodity. And in inferior goods, there is a negative negative relationship between income and demand of the commodity. Third determinant is price of related goods. Price of related goods. So when we will talk about price of the related goods, we will discuss two things. One, complementary goods. Complementary. In complementary goods, there is a negative relationship between price of one commodity and demand of the other commodity. Both will have negative relation. So it means we can say that price of X and demand of Y will always have negative relation. What it means? If price of X will increase, suppose price of car is increasing, then demand of petrol will automatically decrease. Because when price of X will increase, suppose we are saying that price of car is increasing, X stands for car, then the demand of car, it means demand of X will decrease. As the demand of X or demand of car will decrease, demand of petrol will automatically decrease. Because we can't put petrol in our mouth. मुंह में थोड़ी पेट्रोल डालोगे, ठीक है? But when we talk about substitute goods, price of X and demand of Y will have positive relation. Okay, suppose we are saying that Coke and Pepsi, both are substitute of each other. If price of Coke will increase, people starts to make demand for Pepsi. It will be replaced with the demand of Pepsi. So automatically the demand for Pepsi will increase. So if price of X will increase, then demand of Y will also increase. And if price of X will decrease, then demand of Y will also.
These are the impact of change in price of related goods. ठीक है, तो price of related goods will also affect demand of the commodity. Next few general things: food, taste and preferences of the consumer. Consumer. ठीक है, if your taste and preferences for a commodity are favorable, then demand will increase, and if they are unfavorable, then demand will decrease. Simple. Okay. Suppose I like something for that commodity, my taste and preferences are favorable, then my demand will be high. And if I don't like any commodity, then I will not make demand, or I will make a slight demand for that particular commodity. एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, मुझे पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, सही सपोज के तौर पे, तो मैं पनीर की डिमांड ज़्यादा करूंगा। मुझे लौकी की सब्जी अच्छी नहीं लगती, मैं लौकी की डिमांड क्या करूंगा, कम करूंगा। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं डिमांड को। फिफ्थ पॉइंट इज पॉपुलेशन. Population also affects demand. If population will increase, obvious सी बात है, demand will increase, and if population will decrease, demand will also decrease. So fifth determinant is population. Sixth determinant, that is fashion. Again, if fashion is favorable for a commodity, demand will increase, and if fashion is unfavorable or outdated, then demand will decrease. Seventh factor is future expectation about price. Right. If a consumer is expecting that the future price will increase, किसी commodity की price future में increase होने वाली है, ऐसा consumer को लगता है, then he will start to make demand. Now, right now. तो सीधी सी बात है, मुझे लग रहा है कोई चीज फ्यूचर में महंगी होने वाली है, मैं क्या करूंगा, आज ही खरीद के बैठ जाऊंगा, तो मेरी डिमांड आज बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मुझे ये लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होने वाली है, तो मैं मेरी डिमांड को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दूंगा, और करंट में मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज. Okay, so these are the 7 factors which determines or which affects demand for a particular commodity. Is it clear to all of you? Now, the next thing, law of demand. Basically, law of demand was given by Alfred Marshall. इन्होंने ये लॉ ऑफ डिमांड दी. Okay, what the law of demand states? Law of demand explains the impact of change in price of the commodity on demand of the commodity. ठीक है, law of demand explains the impact of change in its demand when other factors remains constant. ठीक है, according to this law, if other factors remains constant, then there will be a negative relationship between price and demand of the commodity.
It means if price will increase, demand will decrease and vice versa. ठीक है, ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बदलती है तो उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, और सिंपल सा लॉ है, ज्यादा, जबकि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट। लॉ कहता क्या है कि अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहें एक्सेप्ट प्राइस, तो प्राइस और डिमांड के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और अगर उसकी प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कि प्राइस एंड डिमांड विल हैव नेगेटिव रिलेशनशिप। इफ प्राइस विल इंक्रीज देन डिमांड विल डिक्रीज, एंड इफ प्राइस विल डिक्रीज देन डिमांड विल इंक्रीज। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा ये एक डिमांड शेड्यूल है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीजिंग and demand of the commodity is increasing. Fine. Now, ठीक है, यहां हमने ली डिमांड एंड हियर वी आर टेकिंग प्राइस। तो ये जो कर्व बनेगा दैट कर्व विल बी नोन एज डिमांड। इस कर्व को अपन क्या कहते हैं, डिमांड कर्व। ठीक है, कि अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड कर्व, तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ डिमांड कर्व इज दैट the curve which shows the various combinations of price and demand of a commodity will be called demand curve। तो यहां से मैं डिमांड कर्व की डेफिनेशन निकाल सकता हूं। तो द कर्व which shows the various combinations of price and demand of a commodity will be called डिमांड। ओके, तो ये हो गया आपका डिमांड कर्व होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि विच आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। Okay, exception means where the law of demand does not apply. Those goods which does not follow law of demand, they are the exception of law। ठीक है, ऐसी गुड्स जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती वो गुड्स सारी क्या है, एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड। अब ऐसी गुड्स कौन सी हो सकती हैं, तो सबसे पहला जो एक्सेप्शन हम लेते हैं दैट इज गिफिन गुड्स। ठीक है, गिफिन गुड्स पर कभी भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। अब ये गिफिन का जो केस है वो एक स्पेसिफिक केस है जहां पर गिफिन गुड्स दी गई रॉबर्ट गिफिन के द्वारा। बेसिकली रॉबर्ट गिफिन बिलोंग करते थे आयरलैंड से, और आयरलैंड में दो तरह के कंजम्पशन मीडियम थे, वन विच वाज फॉलोड बाय द रिच पीपल एंड सेकंड वन वाज बाय द पुअर पीपल। अब जो वहां पे रिच तबके के लोग थे और एक थे पुअर, तो ये लोग खाते थे मीट और ये बेचारे मेरे जैसे ब्रेड खा के काम काट ले। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आया, एक सिचुएशन ऐसी आई आयरलैंड में
कि भाई ब्रेड की भी प्राइस इंक्रीज हो गई और मीट की प्राइस भी इंक्रीज हो गई, इसकी भी प्राइस इंक्रीज हो गई, प्राइस ऑफ मीट और प्राइस ऑफ ब्रेड भी क्या हो गया, इंक्रीज। भाई अब दिक्कत क्या हो गई, देखो यहां पे समझने इस बात को। मीट वॉज ऑलरेडी एक्सपेंसिव विच कैन नॉट बी अफोर्ड बाय द पुअर पीपल, तो वो लोग तो बेचारे ब्रेड पे ही गए क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। यहां पे उल्टा काम क्या हो गया, इन रिच पीपल्स में से बहुत सारे लोगों ने मीट खाना तो दिया छोड़ और उन्होंने अपनी डिमांड शिफ्ट कर दी कहां पर, ब्रेड। अब इस ब्रेड के साथ दिक्कत हो गई कि ब्रेड की प्राइस इंक्रीज हुई तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड ब्रेड की डिमांड डिक्रीज होनी, लेकिन हो गया उल्टा और ब्रेड की डिमांड हो गई इंक्रीज। तो यहां पे ये जो ब्रेड है ये क्या बन गई, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन बन गई। और इस ब्रेड को उस समय पर, मैं उस समय की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा, उस समय पर रॉबर्ट गिफिन ने इसको अपने नाम से क्या बनाया, गिफिन गुड। तो सबसे पहली बात, इस गिफिन गुड पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, एक बात। सेकेंड बात आती है फिर नंबर 2, दैट इज प्रेस्टिजियस गुड्स। ठीक है, प्रेस्टिजियस गुड्स कौन सी गुड्स है, प्रेस्टिजियस गुड्स वो गुड्स है जिनको खरीदने से सोसाइटी में आपकी रिपुटेशन इंक्रीज, आप कॉलर ऊंची करके चलते हो, या यूं कहें कि ऐसी गुड्स जिनमें डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट दिखावा है। अब ऐसी गुड्स को की जब प्राइस इंक्रीज होती है तो लोग इसको डेमोन्स्ट्रेशन या दिखावे के चक्कर में ज्यादा खरीदते हैं। पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में बिठा लेना है कि भाई साहब ये जो प्रेस्टिजियस गुड्स होती है दे आर नॉट फॉर द कॉमन पीपल, आम आदमी के लिए नहीं। ये गुड्स किन के लिए हैं, जो रिच क्लास, ऊपर वाले, जो मोटे वाले नहीं होते हैं, उनके लिए। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनके पास अनाप शनाप पैसा पड़ा हुआ है, वो लोग इस तरह की गुड्स के केस में खेल करते हैं। और ऐसी गुड्स की प्राइस जब जब बढ़ेगी तो लोग दिखावे के चक्कर में इसको ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, तो प्रेस्टिजियस गुड्स पर कभी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। थर्ड बात आती है हैबिचुअल गुड्स की। थर्ड इज हैबिचुअल गुड्स। ठीक है, ऐसी गुड्स जिनकी आपको आदत पड़ गई, जिनके बिना आप रह ही नहीं सकते। अब ऐसी गुड्स की प्राइस बढ़ो या घटो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आइदर उनकी प्राइस इंक्रीज हो या उनकी प्राइस डिक्रीज, आप डिमांड करोगे ही करोगे, आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। तो यहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम करना बंद कर। चौथी बात, नेसेसिटीज, जो जीने के लिए जरूरी है। अब ऐसी गुड्स के केस में क्या दिक्कत है, ऐसी गुड्स के केस में दिक्कत यह है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा फ्लोर, आटा। अब आटा महंगा हो गया तो रोटी खाना छोड़ दें, क्या आटा सस्ता हो गया 4 टाइम रोटी खाओगे। आटा महंगा होगा तब भी आप उतना ही डिमांड करोगे, आटा सस्ता होगा तब भी आप उतनी डिमांड। ठीक है, सॉल्ट 1 चम्मच डलता है तो वो 40 रुपए किलो आएगा, तब भी 1 चम्मच डलेगा, डिमांड होगी। और अगर वो सस्ता आएगा तो भी उतनी डिमांड होगी। तो नेसेसिटीज पर कभी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। पांचवी बात आती है ट्रेंडिंग गुड्स, जो मार्केट में ट्रेंड करती हैं या मार्केट में जिनका फैशन चल रहा है। जब एक बार किसी चीज का फैशन चल पड़ता है, वो ट्रेंड में आ जाती है, तो भाई साहब अब कितनी प्राइस इंक्रीज कर लो उसकी डिमांड कभी डिक्रीज। ठीक है, तो ट्रेंडिंग गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। छठी बात आती है फिर ट्रेडिशनल गुड्स, ऐसी गुड्स जिनको खरीदना ट्रेडिशंस को फुलफिल करने के लिए जरूरी हो जाता है, उन गुड्स पर भी कभी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। रीजन ये है कि उस कंडीशन में आप प्राइस नहीं देखते, आप अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब फेस्टिवल का टाइम आता है या मैरिज का टाइम आता है, मैरिज सीजन आता है, तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ जाती है। स्टिल गोल्ड की डिमांड में कोई कमी नहीं होती, क्यों, क्योंकि उस समय हम ट्रेडिशन को, ठीक है, सर्टेन फेस्टिवल्स पर सर्टेन कमोडिटीज की प्राइस बढ़ती है जो उस फेस्टिवल से रिलेट करती है, लेकिन उनकी डिमांड कभी कम नहीं होती, उस दौर में कम नहीं होती है। क्यों, सीधी सी बात, हम ट्रेडिशन को फॉलो करें। तो ट्रेडिशन के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा।
सातवां बड़ा इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं बेड बैगन इफेक्ट। दैट इज बेड बैगन इफेक्ट। बेड बैगन इफेक्ट कहते हैं किसको? पहली बात तो ये समझो। देखो, जब आप किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को नीचा दिखाने के, इंफीरियर प्रूव करने के, आपके कंपैरिजन इंटेंशनली प्राइस बढ़ने पर डिमांड को इंक्रीज करते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन बैड बैगन इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। और जब भी आप बैड बैगन इफेक्ट से अफेक्टेड होंगे, तब भी आप लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। ठीक है, क्योंकि मेरा उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट प्राइस को फॉलो करना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्ट उस बंदे को फॉलो के को नीचा दिखाना है जिसके साथ हमें कॉम्पीट करना। ठीक है, ये 7 एक्सेप्शन है जहां पर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज आपका हो गया एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब इसके बाद इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटीज पे बात करते हैं, और हम बात करेंगे दो चीजों पे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। इन दो चीजों में, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, थोड़ा सा समझना है इस बात को। देखो, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही एक बात बताई, पहले कि आपकी जो डिमांड है वो डिपेंड करती है सबसे पहले प्राइस पर, फिर इनकम पर, फिर प्राइस ऑफ अदर गुड्स पर। देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स योर डिमांड। ठीक है, तो अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है एंड ओनली प्राइस इज चेंजिंग, देन देयर विल बी अ चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आइदर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड और डिक्रीज इन क्वांटिटी। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजों को। एंड इफ price remains constant and demand changes due to some other factor like income or fashion or various other things, उनमें से किसी एक की वजह से अगर आपकी डिमांड चेंज होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या लूं? मैं लेता हूं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो फर्स्ट, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ। ठीक है, ये इसको एक काम करते हैं, अपने इसको अगले उस पर ले लेते हैं। हम्म, हम्म। Paste. Increase in quantity, or we can say extension of it. If other factors remain constant and consumer increases demand unit of the commodity, then it is called either extension of demand or
increase in quantity demand. ठीक है, अगर आपकी अदर फैक्टर्स में इनकम, फैशन, ये वो सब कांस्टेंट, और केवल प्राइस के गिरने की वजह से या प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से आप डिमांड यूनिट्स को बढ़ा देते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। मैंने कहा सपोज प्राइस और ये डिमांड ले रखी है, मैंने कहा भाई साहब प्राइस 10 रुपए थी, डिमांड 5 यूनिट की थी, ये 8 पे आ गई, ये बढ़ के 10। तो दिस इज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड और एक्सटेंशन ऑफ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डिमांड कर्व से शो करते हैं इसको, मैंने कहा ये डिमांड कर्व है, यहाँ पे मैंने डिमांड ले रखी है, प्राइस वाज P1 and demand was X1. Price goes down to P2 and demand increase up to X2. अब भाई साहब ये X1 से X2 तक डिमांड क्यों गई? क्योंकि प्राइस P1 से डिक्रीज होके क्या हो गई है? P1 हो P2 हो गई है। तो इसका मतलब वी आर मूविंग ऑन द सेम डिमांड कर्व टुवर्ड्स द राइट साइड। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स राइटवर्ड मूवमेंट। ये कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में इस तरह की चीजें पूछता है। मूवमेंट along the same demand curve is called increase in quantity demand, or we can say extension of demand. आगे बात समझ में? So this is extension of demand, or we can say increase in quantity demand. Now the next thing, decrease in quantity demand, or we can say contraction of demand. या तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, या बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। होता क्या है? वापस चलते, मैंने कहा इफ अदर फैक्टर्स remains constant and consumer decreases, demand units of the commodity then it is called decrease in quantity demand or contraction of demand. इसको क्या बोलेंगे? या तो डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड बोला जाएगा, या इसको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कैसे होता है? मैंने कहा जी भाई साहब प्राइस थी 10 रुपए, बढ़ के 15 हो गई, और डिमांड जो है वो 20 से घट के 10 रह गई। तो ये डिमांड का डिक्रीमेंट क्यों हुआ? ये डिमांड में डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि प्राइस 10 से इंक्रीज होके क्या हो गई है? 15 पे चली गई। तो इसको क्या बोला जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, या डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। अब यहां पे आप देखो, मैंने कहा प्राइस वाज P1 एंड डिमांड वाज X1, प्राइस इंक्रीज्ड अप टू P2 एंड डिमांड डिक्रीज अप टू X2। तो प्राइस तो हो गई इंक्रीज और डिमांड हो गई डिक्रीज। इसका मतलब आपका जो मूवमेंट है वो सेम डिमांड कर्व पर लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स, और अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि लेफ्टवर्ड मूवमेंट
along the same demand curve is called contraction of demand or decrease in quantity demand. ठीक है, बट एक बात आप यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, वो क्या रखनी है, वो ये रखनी है भाई साहब कि either there is a extension of demand or we can say increase in quantity demand or decrease in quantity, your demand curve will remain same. Either you will move rightward in case of increase in quantity demand or you will move on left side, leftward movement. There is a leftward movement when there is a decrease in quantity demand. Both the cases will have same demand. यानी कि जब भी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड या यूं कहूं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड या यूं कहूं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है, तो कभी भी डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता. आप या जो कंज्यूमर है वो या तो सेम डिमांड कर्व पर लेफ्ट साइड मूव करेगा या सेम डिमांड कर्व पर राइट साइड मूव करेगा. अगर वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन या डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड है, और अगर वो राइट साइड मूव कर रहा है तो फिर उस कंडीशन में या तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होगा या इसको बोला जाएगा इंक्रीज इन क्वांटिटी. ठीक है, बात समझ में आ गई. ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा कि इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड के केस में आपका डिमांड कर्व कभी भी चेंज नहीं होता है. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड. एंड देन वी विल टॉक अबाउट डिक्रीज इन डिमांड. ध्यान से समझो, जब हमने एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किया तो व्हाट वाज कांस्टेंट एंड व्हाट वाज वेरिएबल. द कांस्टेंट थिंग वाज अदर फैक्टर्स like income, fashion and so and so and so, and the variable thing was price. ठीक है, तो इसका मतलब एक बात कह सकते हैं हम यहाँ पे बड़े फर्म अंदाज में कि इन एक्सटेंशन एंड contraction or increase in quantity demand or decrease in quantity demand, there will be a change in price but other things will remain same. Okay, ठीक है, कि जब भी एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड होगा तो केवल एक चीज बदलेगी और वो क्या बदलेगा, प्राइस. ठीक है, बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. लेकिन जब इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड होता है तो प्राइस विल रिमेन सेम. अब यहां पर प्राइस में चेंज नहीं होगा, किसमें चेंज होगा, अदर फैक्टर्स में चेंज. ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि भाई इफ प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट and consumer increases, demand units of the commodity due to a favorable change in other factors like increase in income,
favorable fashion, etc. Then it is called increase in demand. In demand. ठीक है, अगर प्राइस कांस्टेंट है और अगर किसी रीजन की वजह से डिमांड बढ़ रही है, वो अदर रीजन कोई भी हो सकता है, वो इनकम भी हो सकती है, वो फैशन भी हो सकता है, वो पॉपुलेशन भी हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटीट्यूट की प्राइस भी हो सकती है, वो हैबिट्स भी हो सकती है, बट क्या नहीं हो सकता, उस पर्टिकुलर गुड की प्राइस नहीं हो सकती एक्सेप्ट प्राइस के। अगर किसी भी चीज की वजह से अगर आप डिमांड की यूनिट्स बढ़ा रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि भाई प्राइस आपकी 10 थी और 10 ही रही, लेकिन डिमांड 10 से बढ़ के 20 हो गई क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई, सपोज मैंने ज्यादा यूनिट्स खरीदना शुरू कर दिया, तो इसको बोला जाएगा इंक्रीज इन डिमांड। जब भी इंक्रीज इन डिमांड होगा तो आपका ये डिमांड कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। दिस डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट and your price will remain same, x1 से x2। तो हम यहां पे ये भी कह सकते हैं भाई साहब, क्या कह सकते हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व will be called increase in demand, और वी कैन से इंक्रीमेंट ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट रही कि भाई साहब प्राइस तो है कांस्टेंट और डिमांड हो रही है चेंज। अब वो चेंज का कारण कोई भी हो सकता है बट प्राइस नहीं हो सकता। और जब भी डिमांड इंक्रीज होगी तो आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट थिंग, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन, अगर आपकी प्राइस कांस्टेंट है स्टिल डिमांड डिक्रीज हो रही है ड्यू टू एन अनफेवरेबल चेंज इन अदर। अनफेवरेबल चेंज क्या हो सकता है, आपकी इनकम डिक्रीज हो गई, जिस कमोडिटी की आप डिमांड कर रहे हैं उसका फैशन आउटडेटेड हो गया, ठीक है, आप उस कमोडिटी को पसंद नहीं करते हैं, ये सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन प्राइस नहीं हो सकता अदर देन प्राइस। तो इफ प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड कंज्यूमर decreases demand units of the commodity due to an unfavorable change in other factors. Then it is called decrement of demand. ओके, तो कंडीशन कौन सी आ गई? मैंने कहा प्राइस 10 की 10 ही है लेकिन डिमांड 20 से डिक्रीज होकर 10 पे आ गई। ऐसी सिचुएशन में आपका डिमांड कर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। ठीक है, अब की बार ये डिमांड कर्व किधर जाएगा? ये डिमांड कर्व जाएगा लेफ्ट साइड में, D1 से D2, प्राइस X2 X1। तो दिस इज डिक्रीजिंग।
So we can say that leftward shift of demand curve will be called decrement या decrease in demand or decrement of demand of demand. फाइन। तो ये आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई साहब चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में दिखाते हैं और चेंज इन डिमांड को हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन डिमांड की फॉर्म में। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद अगली बात आती है, वो आती है डिस्टिंक्शंस ऑफ डिमांड। ठीक है, ऑफ डिमांड। ठीक है, तो डिस्टिंक्शंस ऑफ डिमांड पे जब हम बात करते हैं तो चार तरह की डिमांड की बात करते हैं। सबसे पहली होती है ऑटोनॉमस डिमांड। फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमस डिमांड। ठीक है, जब किसी कमोडिटी की डिमांड दूसरी कमोडिटी की डिमांड से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपन क्या कहेंगे, ऑटोनॉमस। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा फ्रिज की डिमांड और शूज की डिमांड ऑटोनॉमस डिमांड है। रीजन, फ्रिज की डिमांड का जूते की डिमांड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक कमोडिटी की डिमांड का दूसरी कमोडिटी की डिमांड से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस डिमांड। क्लियर हो गई ये बात। सेकंड बात आती है फिर इन सॉरी सेकंड थिंग इज इंड्यूस्ड नहीं, डिराइव्ड डिमांड। सेकंड वन इज डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, जब किसी कमोडिटी की डिमांड दूसरी कमोडिटी की डिमांड के कारण जनरेट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी arises due to demand of other commodity, it will be called derived demand। ये इसको क्या कहेंगे, डिराइव्ड डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं आपसे एक सिंपल सी, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो दो है। एक हम कह सकते हैं ब्रिक्स, ब्रिक्स समझते हो, ईंटें। ठीक है, वो ब्राजील इंडिया वाला ब्रिक्स मत समझ लिया। एंड सेकंड वन इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनकी डिमांड हमेशा डिराइव्ड डिमांड। देखो ब्रिक्स की जो डिमांड है, ईंट बोलते हैं जिसको अपन हिंदी में, ईंट की डिमांड किस पे डिपेंड करती है, घर की डिमांड।
Whenever you will make demand for house, you will demand for bricks. ऑब्वियस सी बात है, ब्रिक से ही बनेगा घर, है ना, ईंटों से ही बनता है घर, तो वो क्या हो गई, डिराइव डिमांड हो गई। ठीक है, या मैं कहूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड, लेबर की डिमांड। तो लेबर की डिमांड हमेशा उस प्रोडक्ट की डिमांड पर डिपेंड करती है जिस प्रोडक्ट का वो प्रोडक्शन करता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, तब वो क्या हो गई, डिराइव डिमांड हो गई। जैसे मैं कह रहा हूं पेप्सी के जो प्लांट है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी डिमांड किस चीज पर डिपेंड करेगी, पेप्सी की डिमांड पर डिपेंड, क्योंकि जब तक पेप्सी की डिमांड है मार्केट में वो प्लांट चलता रहेगा, उनकी डिमांड होती रहेगी। और जैसे ही पेप्सी की मार्केट में डिमांड खत्म हो गई, इन केस खत्म हो गई, मान लिया कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लिया हमने, पेप्सी की डिमांड खत्म हो गई, तो उन मजदूरों को क्या कर दिया जाएगा, वहां से विदा कर दिया जाएगा, उनकी डिमांड नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात। तो इस तरह की डिमांड क्या कहलाएगी, डिराइव डिमांड। क्लियर हो गई बात। सेकंड, थर्ड, कंपनी डिमांड। ठीक है, कंपनी डिमांड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के पर्टिकुलर ब्रांड की डिमांड क्या कहलाती है, कंपनी डिमांड। ठीक है, डिमांड फॉर a particular brand of a commodity will be called, क्या कहेंगे इसको, कंपनी डिमांड। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पर्टिकुलर ब्रांड की डिमांड क्या होती है, कंपनी डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा पेप्सी की डिमांड, ये कंपनी डिमांड है। मैंने कहा रिबॉक के शूज की डिमांड, कंपनी डिमांड है। मारुति कार की डिमांड, कंपनी डिमांड है। स्कॉर्पियो की डिमांड, कंपनी डिमांड है। ठीक है, दंतकांति की डिमांड, कंपनी। क्यों, ये सब जितने एग्जाम्पल्स मैंने लिए, ये सारे के सारे क्या है भाई साहब, ये सारे के सारे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पर्टिकुलर ब्रांड, तो इनकी डिमांड क्या कहलाती है, कंपनी डिमांड। ठीक है, एंड इंडस्ट्री डिमांड। इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री डिमांड किसको कहते हैं, या तो मैं यूं कहूं, सिंपल सी बात है कि सारी कंपनी की डिमांड का सम क्या होता है, इंडस्ट्री डिमांड। सारी कंपनी डिमांड का सम क्या होता है, इंडस्ट्री। या मैं कहूं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सारी डिमांड्स का, सारे ब्रांड्स की डिमांड का सम, या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, इंडस्ट्री डिमांड होती है, विच इंक्लूड्स ऑल द ब्रांड्स। ठीक है, ऑल द ब्रांड्स ऑफ द कमोडिटी। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी, फॉर अ commodity which include, for a commodity which include the sum of demand of all brands। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा पेप्सी की डिमांड, ये कंपनी डिमांड, और मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक की डिमांड, ये इंडस्ट्री डिमांड। अब भाई साहब कोल्ड ड्रिंक के अंदर हरियाली है, ठीक है, पेप्सी भी आ गया, कोक भी आ गया, फैंटा भी आ गया, ड्यू भी आ गया, माजा भी आ गया, सब आ गया। तो सबकी डिमांड, या तो सारी कंपनी डिमांड का सम क्या हो गया, इंडस्ट्री डिमांड हो गया। या मैं कहूंगी एक प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, कंपनी इंडस्ट्री डिमांड है। या मैंने कहा ऑटोमोबाइल्स की डिमांड, कार की डिमांड। अब कार की डिमांड जैसे ही हमने वर्ड यूज किया तो ये इंडस्ट्री डिमांड को बताएगा। रीजन, इट विल इंक्लूड मारुति, इट विल इंक्लूड हिंडई, इट विल इंक्लूड
शेवरलेट और जितनी भी कंपनियां हैं, कौन कौन सी चल रही हैं, कौन कौन सी बंद हो गई, मुझे ये नहीं पता, है ना। दो तीन नाम जबान पे रहते हैं, रेनॉल्ट का रहता है, कंपनी है चल रही है, मारुति का रहता है, हुंडई का रहता है ना, होंडा का रहता है। बाकी शेवरलेट और डेवू ऐसी कंपनियां आई गई, कब चली गई पता ही नहीं लगा। तो इनकी डिमांड का सम क्या हो गया, इंडस्ट्री डिमांड। ठीक है, तो ये सारा अड़ंगा हमने पढ़ा डिमांड। यहां आके हम एक कंसेप्ट को खत्म करते हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। कल हम जब बात करने वाले हैं, देन वी विल टॉक अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ। ठीक है, अगला कल का जो हमारा मुद्दा रहेगा वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर रहेगा। आज इसको तसल्ली से पढ़ लो, आराम से समझ लो, कोई दिक्कत हो तो कल पूछ लेना। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी चैनल पे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, गुड नाइट।